हेलो दोस्त, आर्ट्स डिवीजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विजयनगर साम्राज्य के बारे में कि विजयनगर साम्राज्य किस प्रकार का साम्राज्य था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विजयनगर को आज के दौर में हम्पी के नाम से जानते हैं और इसे पंपा देवी के नाम पे इसका नाम हम्पी रखा गया। तो हम सबसे पहले जानेंगे हम्पी की खुदाई किस प्रकार हुई, उसके बाद जानेंगे कि वहाँ के विजयनगर के राजवंशों के बारे में और विजयनगर के पतन के बारे में। इसके लिए हमने पहला एक स्क्रिप्ट लिखा है, एक ऐसा वीडियो तैयार किया है जिसमें आपको पता चलेगा कि हम्पी की खोज किस प्रकार हुआ। तो हम्पी की खोज 18वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान, जो मैसूर का सुल्तान था, परास्त कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर को मद्रास प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया। यानी यह लाइन यह कहना चाहता है कि 18वीं सदी जब आई तो उन्होंने टीपू सुल्तान को परास्त कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर को कहाँ मिला लिया? मद्रास प्रेसिडेंसी में। इसमें कुछ मुख्य बिंदु है जो आपको हम बताना चाहते हैं कि टीपू सुल्तान मैसूर के सुल्तान थे, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य पड़ता है। और मद्रास प्रेसिडेंसी यानी अंग्रेज जब भारत में आए ना तो उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बनाई। कौन कौन? तो मद्रास, बंबई और बंगाल, यानी 3 प्रेसिडेंसी के अनुसार उसने भारत को 3 भागों में विभाजित करके शासन प्रणाली यानी प्रशासनिक शासन प्रणाली को भी संभाला। अब ये तीनों क्यों बनाया, इस पे एक सवाल उठता है। तो इसके लिए जवाब यह है कि तीनों जो है समुद्र के किनारे हैं। जैसे कि अगर मद्रास यानी कौन सा क्षेत्र? तमिलनाडु का क्षेत्र जो हिंद महासागर से सटा हुआ है। बंबई और गुजरात जो किससे सटा हुआ है? अरब सागर से सटा हुआ है। और बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। और पहले का जो व्यापार और वाणिज्य का जो संसाधन था वो क्या था? पानी की जहाज के जरिए ये लोग व्यापार किया करते थे। तो यानी अगर ये व्यापारी थे तो अगर व्यापारिक माल जो लेके आ रहे हैं, कच्चे माल चाहे पक्के माल लेके जाना है चाहे लाना है, इसके लिए उनको क्या जरूरत पड़ेगी? ऐसी जगह का जो नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे हो। इसलिए इन्होंने भारत के इन 3 क्षेत्रों को चुना। वहां इन्होंने अपना प्रेसिडेंसी यानी अपना क्या करा? अड्डा यानी कारखाना स्थापित किया। ठीक है। अब पॉइंट आता है कि इन्होंने इसे विजयनगर बना लिया, लेकिन सवाल फिर उठता है ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया क्यों पड़ा? ये भी एक सवाल उठ सकता है। तो देखिए, इंग्लैंड जो है आपके भारत के हिसाब से पश्चिम में, और पश्चिम से जो व्यापारी थे वो पूरब की तरफ आए थे, तो वो लोग इंग्लिश बोला करते हैं, इसलिए पूरब को उन्होंने ईस्ट बोला। इंडिया, इंडस शब्द से बना है इंडिया, यानी भारत को अंग्रेजी में इंडिया बोला जाता है, इसलिए उन्होंने इसको इंडिया बोला। और कंपनी यानी व्यापार करने के लिए आए थे, तो किसी भी कारखानों को कंपनी के रूप या स्वरूप दिया जाता है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पड़ा। यानी यह लाइन आपको बारीकी से समझ में यह आ गया कि 18वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर को किस में मिला लिया? मद्रास प्रेसिडेंसी में मिला लिया। पॉइंट नंबर अगला, पुरातत्वविद। जो पुरातत्वविद यानी पहले जो व्यापारी आते थे उनके साथ बहुत सारे लोग, भारत में मतलब बहुत सारे लोग एक साथ आया करते थे। राइटर भी आते थे, पुरातत्व विभाग के लोग आते थे ताकि जानकारी हासिल कर सके उन क्षेत्रों में वहां की सभ्यता क्या है, वहां की संस्कृति क्या है। पुरातत्वविद होता है जो उत्खनन से प्राप्त सामग्री के बारे में जानकारी हमें देता है, जिसमें कर्नल कॉलिंग मैकेंजी ने यहाँ के मानचित्र तैयार किया। यानी सबसे पहले किसी भी चीज की खुदाई करनी है, चाहे आप घर ही बनाते तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? नक्शा बनाते हैं। और उस नक्शे के जरिए आप क्या करते हैं? किसी दूसरे को क्या दे देते हैं? जैसे राजमिस्त्री को चाहे कारीगर को, भी भाई एक घर का ढांचा इस तरीके से आपको बनाना। उसी प्रकार सबसे पहले कर्नल कॉलिंग मैकेंजी ने एक मानचित्र तैयार किया विजयनगर का, कि विजयनगर का क्षेत्र क्या है, यहाँ किस प्रकार का स्थापत्य कला था, यहाँ की संस्कृति। इसके लिए उन्होंने एक नक्शा बनाया ताकि इस नक्शा के जरिए खुदाई प्रारंभ किया जा सके। इन्होंने हम्पी खंडहरों का अध्ययन किया, लेकिन इनकी कोई भी रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया गया। यानी इन्होंने मेहनत तो काफी किया, लेकिन इनके जो रिपोर्ट थे उसको प्रकाशित नहीं किया गया। कुछ फोटोग्राफरों ने, यानी बहुत सारे फोटोग्राफर भी आए थे जिन्होंने वहां पे क्या लिया? फोटो लिया। किसका? हम्पी के खंडहरों का। उनमें से एक फोटोग्राफर अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, याद रखिएगा, सारे फोटोग्राफरों में से एक फोटोग्राफर जो थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, उनका निगेटिव प्रिंट आज भी सुरक्षित है। निगेटिव प्रिंट वो होता है कि अगर हमने आपकी तस्वीर खींच ली तो एक तो मैंने फोटो बना दिया, बाकी क्या होता है निगेटिव के रूप में पहले रख दिया जाता था और उसको आज तक सुरक्षित रखा गया है ताकि फ्यूचर में उस निगेटिव फोटो से फोटो बना सकते हैं। अब आता है अगला पॉइंट। इसके बाद पुरातत्वविदों ने हम्पी के अभिलेखों का अध्ययन शुरू कर दिया। यानी जो निगेटिव प्रिंट जो प्राप्त हुआ किसके द्वारा? अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ के द्वारा। उसके तहत ये लोगों ने क्या किया? हम्पी के अभिलेखों का अध्ययन शुरू किया। अभिलेखों का मतलब होता है कि पत्थरों पर लिखा हुआ लेख, और जिसके जरिए इन लोगों ने हम्पी के बारे में जानकारी हासिल की। इस क्षेत्र को पुरातत्वविदों ने अपने अधिकार में लेने के बाद सिविल ने इन सारे अध्ययनों पर एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है ए फॉरगेटन एम्पायर।
ट्वेल्थ में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में 7th लेसन से सवाल पूछ देता है कि फॉरगेटन एम्पायर किसकी रचना है, तो सिविल या सिविल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी विजयनगर पे, तो बोलिएगा ए फॉरगेटन एम्पायर। अब बात आता है अगला पॉइंट पे कि विजयनगर की जब ये खुदाई शुरू होने लगी तो इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी बिलेटिक जिले के, यानी जो विजयनगर में एक जिला पड़ता है बिलौटी जिला, ठीक है, वहां के कलेक्टर ने इसमें काफी रुचि ली और वहां तक इन्होंने सड़क बनाया ताकि सुविधाजनक रूप से पुरातत्वविद आकर इन क्षेत्रों की खुदाई करें और इसकी विशेष जानकारी प्राप्त करें, ताकि दुनिया को पता चले कि विजयनगर साम्राज्य उस समय रोम के साम्राज्यों से टक्कर ले रहा था। यानी कहा जाए इसके बारे में डेमिंगोस पेज ने बताया है बड़े ही बेहतर तरीके से कि विजयनगर जो था उस समय के इटली के सौंदर्यता के बराबर था। इतना अच्छा यहाँ का स्थापत्य कला बनाया गया था, यहाँ पे इतनी अच्छी संरचनाएं बनाई गई थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसे देखकर सिविल ने इसकी तारीफ काफी की है। यहाँ तक कि बाबर ने अपनी बाबरनामा आत्मकथा जो लिखा है उसमें इस साम्राज्य के बारे में चर्चा करते हुए कृष्णदेव राय के बारे में लिखा है और काफी सराहनीय बात लिखा है कि दक्षिण भारत में एक सबसे प्रख्यात अगर कोई राजा हुआ तो वो थे कृष्णदेव राय। अब पॉइंट आता है अगला कि 1925 में पुरातत्व अधिकारी A.H. लाहर्स्ट, इस पे भी ध्यान दीजिएगा, 1925 में पुरातत्व अधिकारी A.H. लाहर्स्ट ने हम्पी के खंडहरों के चित्रों वाली पुस्तक प्रकाशित की। यानी जो चित्र इन्होंने इकट्ठा किया था, इसके बाद जो चित्र इन्होंने खींचा उस सबका एक पुस्तक बनाकर प्रकाशित किया। 1970 के लगभग एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के अधीन हम्पी की खुदाई शुरू किया गया, यानी एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट तैयार किया गया और हम्पी की खुदाई शुरू की गई। और इसके दौरान 1980 में विजयनगर की रिसर्च प्रोजेक्ट ने इस कार्य को गति प्रदान की और इसकी खुदाई आज भी जारी है। इस तरह से आपने यह जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि हम्पी की खोज, यानी हम्पी की खोज किस प्रकार शुरू हुआ, इसकी खुदाई किस प्रकार हुआ। थैंक यू।